स्वास्थ्य बताया गया है, लेकिन क्या कहानी वाकई सिर्फ इतनी सी है? एक शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का यूं अचानक मॉनसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे देना, क्या महज एक संयोग है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा गहरा सियासी खेल चल रहा था? आज इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उन अनदेखी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे जिन्हें शायद मुख्य धारा की मीडिया आपको न दिखाए, और उन सवालों को उठाएंगे जो इस इस्तीफे के बाद हर किसी के जहन में हैं। पहली नजर में यह एक साधारण इस्तीफा लगता है जो स्वास्थ्य कारणों से दिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक पैटर्न और इस्तीफे की अचूक टाइमिंग ऐसे सवाल खड़े करते हैं जो बताते हैं कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरा है। ये कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता के छिपे हुए संतुलन, न्यायपालिका और विधायिका के बीच की अनकही जंग और उन अनसुलझी पहेलियों जो दिल्ली की सियासत में भूचाल ला रही हैं। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस इस्तीफे से जुड़ी हर परत को खोलने की कोशिश करेंगे। इस्तीफे की परतें, जो बताया गया और जो छिपाया गया। 21 जुलाई 2025 की शाम खबर आती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया। इस्तीफे वाले पत्र में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67(1) देते हुए लिखा कि वे स्वास्थ्य पर ध्यान देने और डॉक्टरी सलाह का पालन करने के लिए यह कदम उठा रहे हैं। ये बात सही है कि कुछ समय पहले दिल्ली के एम्स में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी, लेकिन यहीं से असली सवाल उठने शुरू होते हैं। जरा इस्तीफे का समय देखिए। संसद का मानसून सत्र अभी अभी शुरू हुआ है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, और ठीक इसी वक्त राज्यसभा के सभापति, जो सदन को चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अचानक अपने पद से गायब हो जाते हैं। क्या ये टाइमिंग महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी चाल? विपक्ष ने भी इस इस्तीफे को अप्रत्याशित और चौंकाने वाला बताया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उनका इस्तीफा पूरी तरह से अप्रत्याशित है, जिससे लगता है कि मामला सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। सोचने वाली बात यह भी है कि जो कारण आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है, क्या वह पूरी कहानी है या एक सुविधाजनक पर्दा है जिसके पीछे एक बेहद जटिल और चौंकाने वाली तस्वीर छिपी हो सकती है? यह सवाल हमें सीधे उस टकराव की ओर ले जाता है जो पिछले कुछ समय से भारत की दो बड़ी ताकतों, न्यायपालिका और विधायिका के बीच चल रहा था। और इस टकराव के केंद्र में कोई और नहीं बल्कि जगदीप धनखड़ खुद थे। 1. न्यायपालिका से टकराव की स्थिति। जगदीप धनखड़ सिर्फ अपने पद की अपने बेबाक और मुखर बयानों के लिए जाने जाते थे, जिनसे अक्सर विवाद खड़ा हो जाता था। एक वरिष्ठ वकील होने के बावजूद उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने बार न्यायपालिका की शक्तियों, खास सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर तर्क प्रभुनी है को अपनी करना चाहिए। उन्होंने 2015 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुलकर आलोचना की थी। धनखड़ ने इसे संसदीय संप्रभुता से गंभीर समझौता और जनता के जनादेश की अवहेलना बताया था। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को चुनौती देने जैसा था। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि अदालतें संवैधानिक संशोधनों को रद्द कर दें। यह टकराव सिर्फ NJAC तक ही सीमित नहीं रहा। उनके बयानों से न्यायपालिका और विधायिका के बीच एक गहरा तनाव बनता दिख रहा था। भले ही सरकार भी न्यायपालिका की शक्तियों को लेकर असहज रही हो, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह सत्ता के गलियारों से खुलकर बोलना देश की दो सबसे बड़ी संस्थाओं के बीच एक खुली जंग का संकेत दे रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जब आप देश की न्यायिक प्रणाली को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं, तो क्या इससे सरकार के लिए असहज नहीं बल्कि खतरनाक स्थिति नहीं बनती? विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि इस्तीफे का कारण भले ही स्वास्थ्य हो, लेकिन न्यायपालिका के साथ उनके इस खुले युद्ध ने उनके पद पर बने रहने को लेकर न सिर्फ कयासों बल्कि सियासी साजिशों के दरवाजे भी खोल दिए थे। सुराग 2. अंदरूनी सियासत और अटकलों का बाजार। भारतीय राजनीति में हर घटना के कई पहलू होते हैं। धनखड़ के इस्तीफे के मामले में भी कई तरह की सनसनीखेज थ्योरीज सामने आ रही हैं।
बाहर से जो स्वास्थ्य का कारण दिख रहा है, उसके अलावा अंदरूनी राजनीति के एंगल से भी इसे देखा जा रहा है। यह सच है कि विपक्ष के साथ उनके रिश्ते तनावपूर्ण थे और उन पर पक्षपात के आरोप भी लगते रहे। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी अटकलें हैं कि क्या उन पर किसी तरह का अंदरूनी दबाव था। जैसा कि हमने देखा, न्यायपालिका पर उनके लगातार हमलों ने सरकार को भी कई बार असहज किया था। क्या यह हो सकता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे शक्तिशाली लोग यह महसूस कर रहे थे कि धनखड़ का आक्रामक रवैया अब फायदे से ज्यादा मुसीबत बन रहा था। संस्थाओं के बीच टकराव की छवि किसी भी सरकार के लिए अच्छी नहीं होती। यहीं पर राजनीतिक सौदेबाजी की थ्योरी भी सामने आती है। क्या किसी बड़े राजनीतिक समीकरण को साधने या किसी सत्ताधारी की चाल का हिस्सा बनने के लिए यह पद खाली करवाया गया? उनका अप्रत्याशित इस्तीफा यह सवाल खड़ा करता है कि क्या उन पर पद छोड़ने का कोई दबाव था? क्या उन्हें एक सम्मानजनक रास्ता दिया गया जिसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना सबसे सुरक्षित विकल्प था? ये एक क्लासिक राजनीतिक चाल होती है। जब आप किसी को हटाना चाहते हैं तो उसे एक ऐसा सफेद बहाना देते हैं जिस पर सार्वजनिक रूप से ज्यादा सवाल न उठाए जा सके। बिंदुओं को जोड़ना, पूरी तस्वीर क्या बनती है? तो अब हम इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं। तस्वीर कुछ इस तरह बनती है। एक तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया स्वास्थ्य समस्याएं एक वास्तविक और गंभीर कारण है। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी जो किसी भी व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकती है। यह इस्तीफे का आधिकारिक और मानवीय पहलू है। दूसरी तरफ कुछ सवाल हैं जो राजनीतिक विश्लेषण की मांग करते हैं। पहला, इस्तीफे की चौंकाने वाली टाइमिंग। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही ऐसा क्यों हुआ? दूसरा, न्यायपालिका के साथ उनका लंबे समय से चल रहा टकराव जिसने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया था। और तीसरा, राजनीतिक गलियारों में चल रही गर्मागर्म अटकलें कि क्या यह सब उतना ही सीधा है जितना दिख रहा है या इसके पीछे कोई गहरी सियासत है। तो असली खेल क्या हो सकता है? एक थ्योरी यह है कि धनखड़ पर पर्दे के पीछे से यह दबाव बनाया गया कि अब उनके लिए पद पर बने रहना ठीक नहीं है और स्वास्थ्य का हवाला देकर पद छोड़ना ही उनके लिए सबसे सुरक्षित और सम्मानजनक निकास होगा। यह एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक या चेकमेट जैसी स्थिति है जहां मोहरा खुद अपनी हार स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाए और असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे ही रहे। तो जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया? क्या यह सिर्फ स्वास्थ्य का मामला था या उन्हें हटाया गया? इसका जवाब शायद इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है। आधिकारिक कहानी स्वास्थ्य की है, लेकिन असली कहानी सत्ता के संतुलन, संस्थागत टकराव और पर्दे के पीछे की अदृश्य ताकतों की लगती है। उनका इस्तीफा इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि भारतीय राजनीति की ऊपरी सतह के नीचे कितनी गहरी और शक्तिशाली धाराएं बहती हैं। यह घटना भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी बड़े सवाल खड़े करती है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए? क्या संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर काम नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी राजनीति में साजिशों और पर्दे के पीछे की रहस्यमय कहानियों की हमेशा जगह बनी रहेगी? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है, क्या जगदीप धनखड़ का इस्तीफा वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से हुआ, या आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल था? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। अगर आपको यह धमाकेदार खुलासा पसंद आया तो अभी लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सच सबके सामने आ सके। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी सियासी कहानियों की परतें खोलना चाहते हैं तो हमारे चैनल कानून प्लस को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड अडियोस। आपके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा देकर पूरे पॉलिटिकल सर्किल में हड़कंप मचा दिया है। उनका इस्तीफा पार्लियामेंट सेशन के फर्स्ट डे को ही आ गया और हेल्थ रीजन बताया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा दूसरे रीजन भी हो सकते हैं। आगे आप वीडियो में देखें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देना ना भूलें। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूर सोच दिखाते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ किया।
मैं क्यों कह रहा हूं? हाल के कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया, आपके प्रांत से भी जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 60 वर्ष पहले इसी प्रांत के अंदर सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका में हुआ। आप सभी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। इट इज आवर बाउंड एंड ड्यूटी टू एंश्योर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैव रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर एंड द रेस्पेक्ट अराइजेस व्हेन इंस्टीट्यूशंस कन्फाइंड टू देयर ओन एरिया। व्हेन इंस्टीट्यूशंस respect one another, our constitution does not envisage confrontation amongst institutions. Constitution wants coordination, collaboration, discussion. इसीलिए मैं कहता हूँ, आज के दिन इंडिया is bubbling with hope and possibility. समुद्र की गहराइयों में जाइए, समुद्र के तट पर जाइए, जमीन पर देखिए, जमीन के नीचे देखिए, आसमान में देखिए, अंतरिक्ष में देखिए। The rise of भारत is phenomenal. ऐसे मौके में चुनौतियां आएंगी, पर उन चुनौतियों से पलायन नहीं करना चाहिए। ये लोग कहते हैं कई बार पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, और सोचते हैं कि समय के साथ बात आई गई हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। क्या हम इमरजेंसी को भूल गए? समय तो बहुत निकल गया है। इमरजेंसी की काली छाया आज भी हमको नजर आती है। डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री where legs were put behind the bars, access to judiciary was negative. मौलिक अधिकारों का दूर दूर तक कोई नाम नहीं रहा, लाखों लोग जेल में चले गए। हम नहीं भूले। उसी तरीके से हाल में जो पीड़ादायक घटना हुई है, मैं मानकर चलता हूँ, मेरा दृढ़ मत है, हम इसमें विश्वास करना पड़ेगा कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट। इनोसेंस हैज अ प्रीमियम वैल्यू इन डेमोक्रेसी। तो हमारे वेदों का जो दर्शन है अनंतवाद, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद उपज होगा अहम और अहंकार। अहम और अहंकार व्यक्ति और संस्था के लिए घातक है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, हमारी सांस्कृतिक विरासत बेमिसाल है। तो कोई भी किसी भी परिस्थिति में इनको चुनौती दे तो उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम फेसिंग दी चैलेंजेस। Any other step, expedient, escapist, opportunistic, is reflective of cowardice. और मैं इसलिए कहता हूं कि आपका प्रांत देश को डिफाइन करता है दो बातों में। 8 साल पहले आपके प्रांत की परिभाषा क्या थी? I am rising above politics. I am not stakeholder in politics, but I am stakeholder, a citizen of this country in governance. क्या परिवर्तन आ गया? लॉ एंड ऑर्डर, द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ इट हैज बिकम ऑर्डर ऑफ द डे। पर कभी भी कर्तव्य पथ से अलग नहीं हटना है। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दूर सोच दिखाते हुए राजपथ को कर्तव्य पथ किया। मैं क्यों कह रहा हूं? हाल के कुछ दिनों में घटनाक्रम हुआ है जिस पर मैंने वक्तव्य भी दिया, आपके प्रांत से भी जुड़ा हुआ है। पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 60 वर्ष पहले इसी प्रांत के अंदर सबसे बड़ा टकराव विधायिका और न्यायपालिका में हुआ। आप सभी उसके बारे में जानकारी रखते हैं। इट इज आवर बाउंड एंड ड्यूटी टू एंश्योर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैव रेस्पेक्ट फॉर वन अनदर एंड द रेस्पेक्ट अराइजेस व्हेन इंस्टीट्यूशंस कन्फाइंड टू देयर ओन एरिया। व्हेन इंस्टीट्यूशंस रेस्पेक्ट वन अनदर, our constitution does not envisage confrontation amongst institutions. Constitution wants coordination, collaboration, discussion, deliberation, dialogue. Innocence has a premium value in democracy. पर कोई भी अपराध हो, कानून के हिसाब से उसका निपटारा होना चाहिए। जो अपराध आम आदमी के मानस को छूता हो, उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैंने इस बात को कहा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इस विषय पर इतने बेबाक क्यों? मुझे बड़ी प्रेरणा मिली महामहिम राज्यपाल की पुस्तिका से, और मैंने कहा चुनौतियां मुझे पसंद है और संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने के अंदर कोई भी कोताही हमें स्वीकार नहीं है। एक बहुत बड़ी बात कही गई जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने आप को प्रजातंत्र क्यों कहते हैं? आर्थिक उन्नति, संस्थागत ढांचे में विकास, तकनीक का प्रचलन महत्वपूर्ण है। ये भी है खाद्य सुरक्षा। पर डेमोक्रेसी इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन एंड डायलॉग। अभिव्यक्ति और वाद विवाद ही डेमोक्रेसी है। अभिव्यक्ति पर यदि अगर अंकुश लगता है, किसी भी राष्ट्र के लिए अपने आप को प्रजातंत्र कहना मुश्किल होगा। पर अभिव्यक्ति का कोई अर्थ नहीं है यदि अगर उसके साथ वाद विवाद नहीं हो। अभिव्यक्ति इस पराकाष्ठा पर चली जाए कि अभिव्यक्ति करने वाला समझे मैं ही सही हूँ और दूसरा हर परिस्थिति में गलत है, उसकी बात सुनी नहीं जाए, तो वो अभिव्यक्ति का अधिकार विकार बन जाता है। डेमोक्रेसी हैज टू बी डिफाइंड when we have wholesome ecosystem, expression and dialogue flourish together. They are complementary to each other.
और यदि अगर अभिव्यक्ति पराकाष्ठा पर चली जाएगी, वाद विवाद नहीं होगा, तो हमारे वेद